नमस्कार दोस्तों। बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया। अ, जैसा कि आपको पता है कि 243 विधानसभा सीट में से 202 एनडीए ने हासिल किया और विपक्ष को जो महागठबंधन थी उसमें आरजेडी को 25 और 6 कांग्रेस को मिली है सीटें। बाकी 5 सीटें एआईएमआईएम को मिला है और कुछ सीटें जो इंडिपेंडेंट थे उनको मिला है। तो कुल मिलाकर 202 सीट लाकर सरकार बनाने का दावा एनडीए ने पेश कर दिया। शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया पटना के गांधी मैदान में और मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार ही चुने गए और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि 10वीं बार मुख्यमंत्री का उन्होंने शपथ ग्रहण लिया है। ये 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लेने का एक रिकॉर्ड है अपने आप में। और अगर हम कुल वर्षों की बात करें तो अभी उनका 19 वर्ष कंप्लीट हो गया। अगर वो टॉप 10 की लिस्ट में देखें कि सबसे ज़्यादा समय तक कौन मुख्यमंत्री रह चुके तो सबसे ऊपर नाम आता है सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चौमलिंग और दूसरे पे हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक। ऐसे ही और भी है तो इनका भी 6 या 7वें नंबर पे आता है। लगभग 19 वर्ष इनका समाप्त हो गया और अभी ये कार्यकाल शुरू हुआ है। तो अगर ये सही से 5 साल तक चल जाता है तो 24 साल हो जाएगा अब मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहने का पूरा कार्यकाल इनका। और चुनाव का जो सीटों का था वो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था इसके बारे में। तो उस समय मैं एक अनुमानित आंकड़ा बताया था 207 के करीब, अभी 202 आया है कुल सीटें एनडीए का, जिसमें कि सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई थी बीजेपी। और विपक्ष का तो मतलब बहुत ही बुरा हाल है। विपक्ष तो अब है ही नहीं क्योंकि विपक्ष को महज 31 सीटें मिला है। अब एक ये सबसे बड़ी बात क्या है कि नीतीश कुमार का जो कार्यकाल रहा है, मतलब जब से पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ है 2005 से सीएम 2005 में उन्होंने सीएम का शपथ ग्रहण लिया था। उसके बाद से 2025 तक आप देखो तो 20 साल तकरीबन हो गया। बीच में एक बार थोड़े समय के लिए जीतन राम मांझी को सीएम बनाया था। बाकी को छोड़ दिया जाए तो बाकी ये खुद ही ये सीएम रह चुके हैं 5 से लेके 25 तक। और इतने लंबे समय तक सीएम रहने के बाद और किसी राज्य के मुखिया के नाते एक राजनीतिक छींटाकशी तो होता रहता है। राजनीतिक बातें तो आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है। लेकिन अगर आप व्यक्ति के रूप में देखें तो कहीं ना कहीं आपको जो युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं या जो राजनीति में कुछ अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर उनको लगता है कि हमें राजनीति में आके सुधार करना चाहिए, तो उनको कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को भी मिलेगा क्योंकि इतना लंबा समय रहा है और इसमें कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा है। ये सबसे बड़ी बात है। राजनीति में इतना लंबा समय तक रहना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जब आपने करियर को स्टार्ट किया उससे लेकर के अंत तक, और अभी फिर वो सीएम चुने गए, अभी ये खत्म नहीं हुआ है सिलसिला, अभी गए चुने गए दोबारा। तो इतने लंबे समय तक जब से शुरुआत लिया है तब से कोई ब्रेक नहीं लिया है। हालांकि बहुत लोगों का मानना था कि अब ऐसा नहीं है, अब वो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन पूरी जिंदगी उन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया और वो तब से अभी तक लगातार बने हुए हैं। हालांकि उनका पीएम बनने का भी महत्वाकांक्षा एक समय के लिए जागा था, लेकिन ठीक है, सभी को सोचने का अधिकार होता है। सभी की अपनी एक महत्वाकांक्षा होता है कि हम एक उच्च पद तक पहुंचे।
लेकिन कोई नहीं, उन्होंने बहुत लंबे समय तक बिहार की सेवा की, क्योंकि 2005 से पहले 2005 में जिस तरीके का बिहार था, उसको काफ़ी कुछ हद तक बहुत कई मायनों में सुधार हुआ है। और दूसरा, कोई उनके जगह को रिप्लेस नहीं कर पाया। सबसे बड़ी बात ये है। जनता का सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अब अभी कोई कितना भी कह ले कि वोट चोरी हुआ, ये चोरी हुआ, वो चोरी हुआ, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन लोगों ने कभी चिल्ला के नहीं कहा कि मैंने वोट दिया है लेकिन मुझे गलत तरीके से मैंने वोट नहीं किया है और गलत तरीके से मंत्री जीत गए। ऐसा तो लोगों ने नहीं कहा है। ये चुनावी पार्टियां करती है, जो विपक्ष है वो करती है। तो लोगों का भरोसा अभी भी कहीं न कहीं उसी चेहरे पे बरकरार है। अब चाहे कोई भी मंत्री बने, वो सिर्फ़ नीतीश कुमार को ही देख कर के लोग वोट करते हैं। जैसे क्या होता है कि अ, अगर आप संविधान की बात करो या बड़े से बड़े जो राजनीतिज्ञ रह चुके हैं, उनका मैं बाबा साहब की बात करता हूँ। उन्होंने बोला था कि राजनीति में व्यक्ति पूजा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप अगर गौर से देखो तो कहीं न कहीं लोग व्यक्ति पूजा की ओर अग्रसर हो ही जाते हैं फाइनली। बीजेपी में भी बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, लेकिन लोग वोट नरेंद्र मोदी जी को देख करके कर देते हैं। वैसे जेडीयू में जो वोट है वो नीतीश कुमार को ही देख कर करते हैं। उनके चेहरे पे ही लोग वोट कर देते हैं, क्योंकि उनको कहीं न कहीं एक भरोसा होता है। और बहुत सारा चीज़ है जो सुधार के लिए उन्होंने किया है, जैसे शराबबंदी। देखो, शराबबंदी सही गलत अलग चीज़ है, लेकिन जो एक मैसेज दिया खास करके महिलाओं के लिए, ये बहुत बड़ा मैसेज था। हालाँकि बहुत लोगों का मानना, और ये होता है भी ऐसा, कि कहीं न कहीं ऊपरी तौर पे बंद है, अंदरूनी तौर पे कहीं न कहीं ये सब चीज़ें हो भी रहा है। छुप-छुपा के चीज़ें होता है। लेकिन एक साफ-साफ मैसेज जा रहा है कि सरकार का इंटेंशन एकदम क्लियर है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता है, कि वो शराब के ठेके को या उसको लाइसेंस देना नहीं चाहती है। तो एक जो महिलाओं में जो मैसेज गया, वो एकदम क्लियर गया है कि सरकार इसके खिलाफ है। और चाहे बिहार जैसे स्टेट में, क्योंकि एक लैंडलॉक स्टेट है, तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है, वो शराब से भी आ सकता था। तो सरकार के लिए ये सबसे बड़ा एक, अगर आप देख लो तो एक पनिशमेंट के तौर पे कि शराबबंदी कर दे ऐसे राज्य में। गुजरात में बंद करना अलग बात है, लेकिन बिहार में शराबबंदी करना बहुत अलग चीज़ है। तो फिर भी सरकार ने एक कदम उठाया। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ों को दुरुस्त किया, जैसे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है। तो कहने का मतलब है कुल मिलाकर, अच्छा, पलायन वाला जो इशू है वो सॉर्ट आउट पूरी कंप्लीटली तरीके से नहीं हुआ है। लोग अभी भी, ये लोगों को कहने की मानसिकता भी है। लोग अब जैसे क्या है कि सरकार से सवाल पूछ करके, और दूसरी चीज़ क्या है कि सरकारी नौकरी का ही अगर आप ले लें, तो लोग पलायन जो कर रहे हैं उसके लिए सरकार को एक खास भूमिका निभाना पड़ेगा। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि जितने भी लेबर हैं और जो भी ज़्यादातर बिहार से ही बाहर जाते हैं। ये एक मुद्दा ज़रूर है, लेकिन चुनाव में ये मुद्दा चल नहीं पाया, क्योंकि लोगों ने फिर से उसी फेस पे बिलीव किया जो पिछले 20 साल से कंटिन्यू कर रहे थे। तो नीतीश कुमार की जो क्रेडिबिलिटी है वो अपने आप में बेमिसाल है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि चुनाव गलत तरीके से हुआ, चुनाव में सही तरीके से वोटिंग नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन ने कुछ गड़बड़ किया। अब ये सब बातें जो है वो इस तरीके से होता रहता है, और इसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है इस बात में। लोग अभी भी बिलीव कर रहे हैं उसी चेहरे पे, इसलिए बार-बार रिपीट करके दे रहे हैं। क्योंकि आप देख लो, इतने लंबे समय होने के बाद उनकी शारीरिक अवस्था भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का बिलीव है और लोग यही चाह रहे हैं कि वही सीएम बने। तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल का क्रेडिबिलिटी है। दूसरा, एक व्यक्तिगत तौर पे ना कोई भ्रष्टाचार का आरोप है। ऐसे राजनीतिक आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और विपक्ष का, लोकतंत्र में विपक्ष का रोल जो होता है ना, वो बिल्कुल अहम होता है। मैं तो ये कहता हूँ सत्ता से ज़्यादा विपक्ष का रोल होता है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष अपने आप को उभारने में असफल रहा है, बिहार में लगभग विपक्ष का सफाया हो गया है। तो ये एक खतरे की घंटी है, क्योंकि विपक्ष भी क्या कर रही है, विपक्ष एक जो मुद्दा होता है, जो
जो रियल इश्यूज होता है उसको रेज नहीं कर पाती है चुनाव के टाइम पे, कहीं ना कहीं भटक के रह जाती है। लोग इनके दिमाग को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि ये सही तरीके से सही बातों को उठाते नहीं है। इनको उठाना चाहिए जो सटीक मुद्दा है, जो जुड़ा हुआ है उससे। अब चुनाव हारने के बाद ये ब्लेम डाल रहे हैं कि फिर से वही वोट चोरी वाले पे, या महिलाओं को 10,000 रुपया दे दिया गया। आप सोच के देखें, ये बोलते हैं महिलाओं को 10,000 रुपया दे दिया गया इसलिए सरकार आ गई। झारखंड में तो इनकी सरकार है, झारखंड में भाई जेएमएम की सरकार है, तो वो भी कांग्रेस के साथ है। उन्होंने भी चुनाव के टाइम पे क्या किया, मैया सम्मान योजना लेके आए, क्या वो भी तो था वही चीज है ना। या फिर दिल्ली का चुनाव देखें, ये किसने स्टार्ट किया, ये फ्रीबीज का सिस्टम, ये गिफ्ट देना और ये रेवड़ियां बांटने वाला कहाँ से कल्चर स्टार्ट हुआ। फ्री में बिजली बिल माफ हो जाना, बिजली बिल का माफ हो जाना, पानी का बिल माफ हो जाना, और इलाज मुफ्त में, आना जाना मुफ्त में। ये मुफ्त का कौन लेके आया सारी चीजें। ये कल्चर हालांकि सही नहीं है, सरकार के राजस्व से कितना बड़ा घाटा है, और आप एक तरीके से जनता को कुछ खैरात दे रहे हो। ये तो सही किसी भी मायने में नहीं है कि चुनाव जीतने का एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया है कि आप चुनाव के टाइम पे कुछ घोषित कर दो, और अच्छा जिसकी सरकार होती है वो उस चीज को मुहैया भी करा देती है। जैसे झारखंड में हुआ, झारखंड में जेएमएम की सरकार थी, उसने 2,500 का किया और उसने देना से भी पैसे ट्रांसफर भी कर दिए तो जीत गया। बिहार में भी वही चीजें हुआ। भाई जिसकी सरकार रहेगा वो इस चीज को कर सकता है, ये तो खतरनाक तो है ही। तो इसमें सिर्फ एक पार्टियों को ब्लेम नहीं कर सकते हो। बिहार में, झारखंड में भी हुआ, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी थी वो भी यही करती थी। तो कहने का मतलब है जब सब यही इसी कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं फ्री वाले को, तो इसमें किसी एक पार्टी को ब्लेम करने से क्या फायदा। हालांकि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है रेवड़ी बांटने का, ये एकदम वाहियात है। इससे क्या होता है कि हम लोगों को सही मायने में लोकतंत्र का मतलब तो कुछ नहीं है, हम लालच देके लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं। एक तरीके से गुलाम बनाना हो गया इसको। आप स्टेट में डेवलपमेंट ना करके आप कुछ पैसे दे दो और उससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये बात बहुत हद तक सही है। तो इसमें कोई एक पार्टी नहीं है, इसमें पक्ष विपक्ष सभी शामिल हैं। तो विपक्ष को ये चाहिए कि जो मुद्दा है, रियल इश्यूज है, उसको उठाए, बजाय इसके कि आप यहाँ वहां भागते हो, इधर उधर भागते हो। युवा के नाम पे कितने दिनों तक वोट मांगोगे, उसके बाद वोट चोरी पे कितने दिनों तक वोट मांगोगे आप, और आप कितने दिनों तक ईवीएम पे ठिकरा फोड़ोगे। कहने का मतलब है कि आप रियल इश्यूज को ट्रेस करो। और दूसरा, आप ये भी कितने दिनों तक एक ही बंदे पे आप ट्रस्ट करते रहोगे। राहुल गांधी को इतने दिनों से आप देख रहे हो कैंपेनिंग में, तो वो बंदा ना तो कभी किसी स्टेट का सीएम रहा है ना कुछ रहा है, बस कुछ कुछ बातों को उठाना। भाई मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस में बहुत सारे लीडर हैं लेकिन कोई किसी को जानता ही नहीं है। एक लीडर है राहुल गांधी, सिर्फ उसी को लेके आना है। बाकी और भी क्षेत्रीय पार्टी में भी यही सिस्टम है। आप अपने संगठन को आपको मजबूत करना होगा। जो लीड कर सकता है उसको लीडर बनाना पड़ेगा, आगे लेके आना पड़ेगा। सिर्फ एक ही बंदे को आप लेकर के आगे प्रमोट करोगे, उसको दिखाओगे, तो लोगों में इतना समझ है कि वो किस तरीके से, आपको लगता है कि आपके सभाओं में बहुत भीड़ है, लेकिन लोग सिर्फ आपको सुनने के लिए जाते हैं। वो मानसिक रूप से पहले से ही प्रिपेयर हैं। मैं भी बता रहा हूँ कि लोग प्रिपेयर होते हैं कि किसको वोट करना है, कौन क्या कर सकता है। आप टच नहीं कर पाते हो लोगों के जो इश्यूज है, उसको टच नहीं कर पाते हो। लोगों का जो भरोसा है उसको आप जीत नहीं पाते हो, और कुछ से कुछ अनर्गल बातें हम चुनाव के टाइम पे लेके आते हो। अगर इस तरीके से विपक्ष का रोल रहेगा और तो विपक्ष तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। आप समझ सकते हो लोकतंत्र के लिए कितना खतरे की बात है कि विपक्ष हो ही ना, सिर्फ पक्ष ही हो। तो मैं एक नागरिक के तौर पे बोल रहा हूँ, मैं किसी विचारधारा को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर एक ही पार्टी रहेगी तब तो वो डिक्टेटरशिप हो जाएगा। विपक्ष का होना, विपक्ष का मजबूती से होना, 2-4 सीटें ला करके आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत सोचनीय विषय है आज की। आप विपक्ष लगभग साफ हो गई है, कुछ विपक्ष के पास बचा ही नहीं, क्योंकि उनका अंदरूनी कलह है। उनमें कोई लीडर ही नहीं है जो अगर आप देखें तो पूरे अगर पीएम की बात करें तो कौन पीएम बनेगा ये फिक्स नहीं है। बहुत सारे लीडर हैं, और मुझे लगता है अगर मान के चलो थोड़ा देर के लिए कि अगर वो जीत भी गए तो कौन बनेगा पीएम। मुझे लग रहा है 1-1 साल, 5 साल में 1-1 साल तक के पीएम को बदलना पड़ेगा। ये स्थिति है, क्योंकि उनमें बस उसका नाम ही महागठबंधन है। वो सभी जगह से फ्रैक्चर टूटे हुए हैं।
सबकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है। और मेरे हिसाब से देखो राजनीति में या लोकतंत्र में आप विपक्ष को जब तक मजबूत नहीं बना के रखोगे तो गाड़ी चल नहीं सकती है। और इस तरीके से विपक्ष अगर साफ हो गया पूरा, तो देखो बिहार में भी जो चुनाव हुआ या और भी स्टेट में जो होगा, इसमें विपक्ष ने कुछ खास नहीं किया, किसी मुद्दे को लेके आई ही नहीं। एक पार्टी जो डिलीवर कर रही थी उसको आपको टक्कर देना है, तो आपने एक अलग ट्रैक पे जा करके जो वोटिंग सिस्टम है उसी पे सवाल खड़ा कर दिया। ठीक है, आपने उठाया, लेकिन उसी मुद्दे को पूरे चुनाव में आपने उठाया। लोगों को ये समझ में आ गया कि आपके पास कुछ नहीं है करने को। तो मैं तो अभी पक्ष से क्या, मैं विपक्ष से कहूंगा कि आप अपने आप को ठीक से एनालिसिस करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, और पार्टी के अंदर देखो कि कौन किस में ये क्वालिटी है कि जो पार्टी को आगे लेके जा सकता है। सिर्फ एक ही नाम पे हामी भरने से नहीं होगा कि चलो अगर बिहार में विपक्ष में अगर कोई है तो तेजस्वी यादव ही बनेगा, ऐसा जरूरी कैसे है? और भी हो सकता है ना लीडर, उसको लेके आओ। उसको आप लेके आओगे, लोगों से इंट्रोड्यूस करवाओगे, पब्लिकली फेस दिखाओगे, तभी तो लोग जानेंगे ना उसके बारे में। सिर्फ 2 ही 4 फेस लोगों को पता है, उसके आधार पे आप चाहते हो कि हम सभी जगह जीत जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो ये पूरा जो मैंने अभी आपको बताया था ये बिहार से संबंधित था। जो विपक्ष का आपने देखा ही सुपड़ा साफ हो गया और 202 सीटें लाई है उसमें, और सरकार शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो है वो हो चुका है। तो उम्मीद है कि जल्दी से फिर नई सरकार की गठन हो जाएगी और सबका पोर्टफोलियो भी किसको किसको कौन सा मिल रहा है मंत्रालय, ये भी पता चल जाएगा। तो आगे देखते हैं 5 साल तक। अब तो कोई 5 साल की सरकार के लिए जो मेजोरिटी चाहिए वो पूरी मेजोरिटी है, जोड़ तोड़ का कोई गुंजाइश नहीं है। तो देखने वाली बात है कि कैसा डेवलपमेंट होता है, क्योंकि अब जो डेवलपमेंट होना है वो अलग लेवल का होगा, तभी काम चलेगा। क्योंकि अब आपने जो पहले की सारी चीजें वो कर दिया, अब आपको नेक्स्ट लेवल का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब वो पक्ष वाली पार्टी को जीत के आई, उसकी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतने सीटें लाने के बाद आपको काम तो करना पड़ेगा। क्योंकि जनता जो है जब ऊपर लेके जाती है तो नीचे भी लेके आ सकती है, तो इसका आपको पूरी भली भांति ध्यान में होना चाहिए। धन्यवाद।